एक ही बार धाड़ेंगे, शेर जैसा धाड़ेंगे। थायराइड के लिए ये आइए यही से। इसके बाद क्लैपिंग होती है, तो अब क्लैपिंग ना करके हम हार्श ऐसे एक बार करें, जोर से, तहे दिल से हंसे हो। खूब छान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए यहीं से शांति करो। बहुत बढ़िया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को मेरा बार बार प्रणाम, धन्यवाद आपका बहुत सारा, है ना, और थोड़ा सा समय ले लिया उसके लिए क्षमा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रीति जी, बहुत आनंद आ गया आपकी क्लास में, बहुत अच्छी सी क्लास ली, ऐसे लगा कि और आपको सुनते रहे, परंतु समय हो गया था, इसलिए और निवेदन करता हूं मैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी से कि पुनः आपको आमंत्रित करें और पुनः आप कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तालियां बजा दें सभी बहन जी के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति दीदी, थैंक यू। दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। प्रीति दीदी बहुत अच्छा लगा, आपको फिर पुनः आमंत्रित करेंगे, जैसे अपन हमारे योगा परिवार के सब सदस्यों की। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब कुसुम भारद्वाज बहन जी जो दीदी जो है आपको जोड़े रहे और आप जुड़ती रहे। बहुत सुंदर, आपको देख करके और आपके साथ योग करके बहुत सुंदर लगा, सभी लोग प्रसन्न है आपको देख करके, बहुत सुंदर जी। अगला सत्र शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मेहरा जी को। जी ओम, सदन को नमन। और आज की योग कक्षा हमारी बहुत अच्छी रही, और अब हमारा द्वितीय सत्र प्रारंभ होता है, जो कि हमारा फार्म लैब के ऊपर है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी कक्षा चलाएं, और आदरणीय शरद भैया जो है आज की कक्षा का संचालन करेंगे। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी ओम। जी ओम। जी ओम। जी ओम, सभी को नमस्कार। मुझे पीपीटी अपलोड करना है, तो वो पीपीटी अपलोड करने के लिए हाँ यस आ गया, ठीक है, थैंक यू। पीपीटी दिख रहे हैं दादू? जी 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 जी, ओके ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक जो भी चीज़ें ट्राइकोडर्मा के बारे में समझी है, सीखी है, तो आज ट्राइकोडर्मा और पिछली बार भी हम लोगों ने मेटाराइजियम के बारे में समझा था, तो उसका एक फास्ट रिवाइंड मैं करना चाहता हूँ। और मेटाराइजियम के बारे में हमें हर लेक्चर में थोड़ा थोड़ा समझना ज़रूरी रहेगा। तो आज की कक्षा में मुख्यतः जैसा जो भी ट्राइकोडर्मा का यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, और उसी तरह अलग अलग जो सूक्ष्म जीवाणु है वह भी काम करते हैं। और एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो 10 से 15
सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, या तो बैक्टीरिया होवे या फंगल कल्चर होवे या वायरसेस होवे, इन सभी का जो उपयोग होता है यह अलग अलग कार्यों के लिए होता है। और यहाँ अगर हम लोग जो भी ट्राइकोडर्मा के बारे में संशोधन पूरी दुनिया भर में हुआ है, और स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में ट्राइकोडर्मा के कौन कौन से उपयोग है, और उसका अगर ब्रॉडली अगर हम लोग देखना चाहे तो सबसे पहला ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग किया गया एग्रीकल्चर में वह एज अ बायोफंगीसाइड करके सामने आया। और धीरे धीरे जो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने जो काम किया उसमें से यह भी पता चला कि ट्राइकोडर्मा सिर्फ बायोफंगीसाइड करके ही काम नहीं करता है, तो वह बायो फर्टिलाइजर करके भी काम करता है। वही ट्राइकोडर्मा निमैटोड का जो इन्फेस्टेशन होता है अलग अलग क्रॉप में, जैसा हरी मिर्च होती है या सोयाबीन जैसी क्रॉप होती है या अनार जैसी क्रॉप होती है, और ऐसा अगर हम लोग अलग अलग प्लांट स्पीसीज के नाम ले तो 5-50 अलग अलग प्लांट स्पीसीज में निमैटोड का इन्फेस्टेशन होता है। तो निमैटोड का भी कंट्रोल यह ट्राइकोडर्मा अच्छे से करता है। और यह जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इसके उपयोग है, इनके हम आने वाले समय में डिटेल में भी इनकी चर्चा होती रहेगी जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे। उसके बाद हमारा किचन वेस्ट हो, गौशाला का वेस्टेज हो या खेतों में जो प्लांट के रेसिड्यूज हो, इन सब चीजों में उनका डिकम्पोजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हर चीज में से न्यूट्रिएंट कैसे निकाले, तो उस एक्टिविटी के लिए वेस्ट डिकम्पोजिशन होना बहुत जरूरी होता है। तो वेस्ट डिकम्पोजिशन में ट्राइकोडर्मा का भी एक अच्छा सा रोल है। और जैसे मैंने कहा है कि ये सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर पे हम लोग बात करें तो हमें एक स्पेशल लेक्चर सीरीज की जरूरत होती है। तो आने वाले समय में हम लोग इन सब चीजों पे धीरे धीरे करके सब समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन फॉर सलाइन सॉइल, जैसा हम लोगों ने देखा है कि बारिश का जो पानी होता है वह पानी सॉल्ट फ्री होता है, यानी उसमें किसी भी तरह के क्षार नहीं होते हैं। लेकिन आज अगर हम लोग किसी भी कुएं का पानी या किसी भी ट्यूबवेल का पानी हम लोग अगर चेक करते हैं तो हमें उसमें सॉल्ट का लेवल देखने को मिलता है। यह होने का जो रीजन है, बेसिकली हम लोगों ने 1960 से लेके आज तक अलग अलग तरह के केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए, और उन्हीं फर्टिलाइजर की वजह से हम लोगों की जो मिट्टी है उसमें सॉल्ट लेवल बढ़ना शुरू हुआ। और इसी वजह से आज जो भी पानी अवेलेबल है सॉल्ट है, और जो पानी हम लोग पीते हैं वह पानी सॉल्ट लेवल 100 ppm से कम होता है। लेकिन आज गोमाता के लिए जो पानी है वह मिनिमम 1000 ppm का अवेलेबल है। लेकिन जहां बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है उस एरिया में 2500 ppm तक पानी चला गया। यानी सोचिए कि बारिश का पानी 0 ppm, हम जो पानी पीते हैं वो 100 ppm, और जो पानी कुएं का है ट्यूबवेल का है वो 1000 ppm, और जहां इंडस्ट्रियल जोन हुआ है वहां पे 2500 ppm तक पानी में सॉल्ट की मात्रा गई है। तो यही पानी हम लोग आज खेतों में देना शुरू किया है क्योंकि वही पानी अवेलेबल है। तो उस वजह से मिट्टी सलाइन या अल्कलाइन होते जा रही है। और हम लोगों ने आज तक बहुत से पेस्टिसाइड का यूज किया, आज भी पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है,
तो कोई भी क्रॉप अगर हम लोग आज टेस्ट करवाए तो पेस्टिसाइड के रेसिड्यू उसमें मिलते हैं, तो उस पेस्टिसाइड को डिग्रेड करने का काम भी ट्राइकोडर्मा अच्छे से करता है। और जैसा मॉस्किटो कंट्रोल, यानी मॉस्किटो यह ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसमें भी मॉस्किटो के ऊपर ट्राइकोडर्मा की कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज है, वह मल्टीप्लाई करती है और मॉस्किटो का कंट्रोल किया जाता है। यानी इन सब टॉपिक पे आने वाले समय में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन यह चीज यहाँ समझाने के पीछे या यह चीज चर्चा करने के पीछे यही एक रीजन है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो भी रिसर्च हुआ है, जो भी सूक्ष्म जो है वह है ट्राइकोडर्मा, और स्पेसिफिकली अगर एग्रीकल्चर की बात किया जाए तो ट्राइकोडर्मा पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है। और यह रिसर्च होने की वजह से ही पता चला कि यह जो सूक्ष्म जीवाणु है अलग अलग तरह के एक्टिविटीज एग्रीकल्चर के लिए करते रहते हैं। और इससे पहले भी जो मैंने कहा था कि गौ माता का जो गोबर है, यानी सिंपल गौ माता का जो गोबर है, उस गोबर में बहुत से अन्य सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरियल कल्चर बोलिए, फंगल कल्चर बोलिए, ये अवेलेबल होते हैं। तो एक ट्राइकोडर्मा अगर इतने अलग अलग तरह के कार्य करता है, तो जो गोबर में जो सूक्ष्म जीवाणु है उनके कार्य अगर हम लोग प्रॉपरली अगर देखें तो हमें बहुत अच्छी तरह से अलग अलग माइक्रोबियल कल्चर्स अलग अलग माध्यम से, गोबर होवे या अलग माध्यम से हमें मिल सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने मेटाराइजियम, जैसा जिस तरह ट्राइकोडर्मा बायोफंगीसाइड करके बहुत अच्छा काम करता है, किसी भी तरह का बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करता है, उसी तरह जो खेती में कीड़ा लगता है, इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन होता है, इंसेक्ट का अटैक होता है, तो वह कंट्रोल करने के लिए मेटाराइजियम जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं का, स्पेसिफिकली मेटाराइजियम यह फंगस है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे किसान भाइयों को बैक्टीरियल कल्चर क्या होता है, फंगल कल्चर क्या होता है, वायरल कल्चर क्या होता है, इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और आने वाले समय में हम लोग इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। तो मेटाराइजियम यह जो फंगस है, यह ब्राजील जैसा जो देश है, जैसा इंडिया में गन्ने की खेती होती है, बड़े पैमाने पे होती है, उसी तरह ब्राजील में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पे होती है। और यह खेती में जो व्हाइट ग्रब, यानी जैसा हमारे यहाँ मराठी में हुमणी या इंग्लिश में व्हाइट ग्रब, तो इस व्हाइट ग्रब के कंट्रोल के लिए मेटाराइजियम का बहुत बड़ा उपयोग होता है। लेकिन इंसेक्ट के बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स है, उन सभी में यह मेटाराइजियम अच्छे से काम करता है। और उसी वजह से जैसा 2 मिलियन यानी 50 लाख एकड़ खेती में इनका उपयोग होता है। और इस तरह से अलग अलग जो इंसेक्ट है उनका कंट्रोल मेटाराइजियम करता है। और स्पेसिफिकली देखा जाए तो जैसा हम लोग घर में जो मदर कल्चर मेंटेन करते हैं दही का, कि दही एक बार लाया तो एक 10-15 दिन, महीना भर हम लोग उसको अच्छे से फ्रिज में रखे रहे तो उससे हम लोग दही बना लेते हैं। तो उसी तरह हर जो सूक्ष्म जीव है, फिर वो बैक्टीरियल कल्चर होवे या फंगल कल्चर होवे या वायरल कल्चर होवे, उन्हें हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली बैक्टीरियल और फंगल कल्चर बहुत अच्छे से मेंटेन हम लोग कर पाते हैं। अब यहाँ पे
बैक्टीरियल कल्चर मेंटेन करने की या फंगल कल्चर मेंटेन करने की यह एक विधि, जैसा जो भी कीड़े में मेटाराइजियम का इन्फेक्शन होता है तो कीड़ा मर जाता है, और मरने के बाद में जैसा यहाँ देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि मेटाराइजियम उस कीड़े के ऊपर अच्छे से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यही कीड़ा हमें सिंपली कपूर की डिब्बी में, यानी स्वच्छ डिब्बी में डाल के उसमें अगर हम लोग फिल्टर पेपर रखें तो यही कीड़े के ऊपर जो मेटाराइजियम ग्रो हुआ है वह 2 सालों तक -80 में हम लोग -80 डिग्री सेंटीग्रेड इस तापमान में हम लोग अच्छे से उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यानी जैसा हम लोग अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवाणुओं को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में मेंटेन या प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ सोचने वाली है कि मेटाराइजियम जैसा जो सूक्ष्म जीव है वह -80 डिग्री पे 2 सालों तक किस तरह जीवित रहता है। और यहीं पे अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की या अन्य प्राणियों की बात करें तो -80 पे हम लोग 1 मिनट भी जीवित ना रह पाए या 2 मिनट भी जीवित ना रह पाए। कहने का मतलब यह है कि यह जो सूक्ष्म जीवाणु है या सूक्ष्म जीव है यह बहुत ताकतवर होते हैं, और आज तक इसका जो, जैसा हम लोग सीक्रेट कहते हैं, अभी भी बहुत से जो साइंटिस्ट है या जो भी संशोधन करने वाले जो भी टीम है वह यह पता नहीं कर पा रही है कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह सूक्ष्म जीव किस तरह जीवित रहते हैं। और इसी को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि मान लो खेतों में बहुत, यानी अप्रैल मई महीना हुए तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और बारिश के समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फिर भी इन सब विपरीत परिस्थितियों में यह सूक्ष्म जीवाणु कैसे जीवित रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इन सूक्ष्म जीवों को अलग अलग कंडीशंस में भी जीवित रहने की यानी बहुत बड़ी आदत हो जाती है, और इन्हीं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से सारी चीजें चलते रहती है। और एक चीज रिसर्च में से यह पता चला कि मेटाराइजियम की अलग अलग स्ट्रेन्स होती है, और यह जो अलग अलग स्ट्रेन्स है, जैसा यहाँ पे देखिए मेटाराइजियम रोबर्टसी, मेटाराइजियम ब्रूनियम, मेटाराइजियम एनिसोप्ली। अभी यह जो सूक्ष्मजीव है वह हमें मिट्टी में मिल सकते हैं, वही सूक्ष्मजीव हमें रूट सिस्टम में मिलते हैं, और वही सूक्ष्मजीव हमें इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर हमें यह सूक्ष्मजीव देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, जो मेटाराइजियम के अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसा मेटाराइजियम रोबर्टसी है। सॉइल में अगर हम लोग देखें तो यह जो सारे जो सूक्ष्मजीव है अलग अलग स्पीसीज मिट्टी में कहाँ पे 16% है, कहाँ पे 60% है, कहाँ पे 3% है। और इंसेक्ट में अगर मेटाराइजियम की कोई स्ट्रेन पाई जाती है तो मुख्यतः मेटाराइजियम एनिसोप्ली पाई जाती है। अभी एक्चुअली एक रिसर्च में एक चीज कही जाती है कि कोई भी चीज 100% नहीं होती और कोई भी चीज 0% नहीं होती है। यानी कोई चीज का 100% रिजल्ट मिला है या कोई चीज बिल्कुल काम नहीं की, ऐसा नहीं होता है। यानी मेटाराइजियम एनिसोप्ली का जो एक स्ट्रेन है वह सबसे ज्यादा
कीटनाशक करके अच्छे से काम करता है। मेटाराइजियम अगर उसको खेतों में अगर कीड़ा यानी इंसेक्ट का अगर अटैक होवे तो वहां उन कीड़ों को मारकर यह बायो इंसेक्टिसाइड करके काम करता है। लेकिन जब समर सीजन होता है, धूपकाला होता है, उस समय खेतों में कुछ भी नहीं होता है। स्पेसिफिकली यहाँ हम लोग महाराष्ट्र में जो विदर्भ एरिया है, तो जून से लेके तो अक्टूबर और अक्टूबर से लेके फरवरी तक खेती होती है, लेकिन फरवरी के बाद में मई या जून के पहले सप्ताह तक खेतों में कुछ भी नहीं होता है। तो उस समय जो खेतों में जो भी प्लांट के रेसिड्यूज है, तो उन सब चीजों के ऊपर यह मेटाराइजियम जैसे सूक्ष्मजीव एज अ वेस्ट डिकम्पोजिजर काम करते हैं। लेकिन बायो इंसेक्टिसाइड माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है, वेस्ट डिकम्पोजर कैसे दिखता है, तो उन बारों में भी अलग अलग लेबोरेटरीज में यह रिसर्च किया गया कि अगर बायो इंसेक्टिसाइड है तो इस टाइप में मेटाराइजियम दिखना चाहिए, अगर वह वेस्ट डिकम्पोजर है तो वह इस तरह दिखना चाहिए। और आने वाले समयों में इन सब चीजों की जो जैसा डिटेल जो इंफॉर्मेशन है उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो ब्रॉड एप्लीकेशन है उस बारे में हम लोग अभी समझ रहे हैं। उसके बाद जैसा मैंने कहा है कि कोई भी इंसेक्ट होवे, उसको जब मेटाराइजियम का इन्फेक्शन होता है और मेटाराइजियम की वजह से वह मर जाता है वह कीड़ा, तो उस इंसेक्ट के बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, जितना भी अन्न न्यूट्रिएंट उस इंसेक्ट के बॉडी में अवेलेबल है, वह पूरा न्यूट्रिएंट पौधे को देने का काम अलग अलग सूक्ष्मजीव करते हैं। और स्पेसिफिकली यहां देखिए कि जो जड़ों में व्हाइट ग्रब, जैसा मैंने कहा था कि गन्ने में व्हाइट ग्रब का इन्फेस्टेशन होता है, तो उस व्हाइट ग्रब को मारने के बाद उस कीड़े में जो नाइट्रोजन होता है, वह नाइट्रोजन प्लांट को देने का काम मेटाराइजियम करता है। और उसी पौधे से जो पत्तियां झड़ के नीचे गिरती है, जो पत्ता नीचे गिरता है, उसमें का कार्बन मेटाराइजियम खुद के ग्रोथ के लिए यूज करता है। यानी यह जो म्यूचुअलिज्म कहा जाता है कि जो सूक्ष्मजीव है वह न्यूट्रिएंट प्लांट को सप्लाई करता है और वही प्लांट न्यूट्रिएंट सूक्ष्मजीवों को सप्लाई करता है। तो इस तरह से यह जो चक्र है यह खेती में या अलग अलग सिस्टम में चलते रहता है। और यहाँ अगर हम लोग यह देखें कि अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर में, तो उन इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए बिवेरिया है, मेटाराइजियम है, या और भी अन्य सूक्ष्मजीव है जो इन इंसेक्ट को अच्छी तरह से कंट्रोल करने का काम करते हैं। और कहना यही है कि यह सारे जो सूक्ष्मजीव है यह प्रकृति ने निर्मित किए हुए हैं। और जैसा हम लोग आज नेचुरल फार्मिंग के बारे में सोचते हैं, नेचुरल चीजों के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोचते हैं, तो जो भी चीज प्रकृति ने निर्मित की है उसको हमें सिर्फ मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज हम लोग देखें कि यह सूक्ष्मजीव मेनली मिट्टी में अवेलेबल होते हैं, तो हमें जिस तरह का खाना पसंद होता है उसी तरह इन सूक्ष्म जीवों का भी खाना होता है। तो मिट्टी में हम लोगों को इन सूक्ष्म जीवों का या और भी अन्य जो जीव मिट्टी में अवेलेबल है उनको उनका खाना देना बहुत जरूरी है। लेकिन 1960 से आज तक
जो भी हम लोगों ने खेती में किया है, हमने सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है। और आज यह कंडीशन है कि हम लोग सिर्फ केमिकल खाद देना शुरू किए हैं। और ऑर्गेनिक मैटर जैसा अगर हम लोग इन सूक्ष्म जीवों का खाना ही ना देवे तो यह सूक्ष्म जीव जीवित कैसे रहेंगे? यह चीज हम सभी को सोचना बहुत जरूरी है। एक्चुअली इस तरह मेटाराइजियम माइक्रोस्कोप में दिखता है। और जैसे मैंने कहा है कि इन सब चीज़ों पे हम आने वाले समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस तरह इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर जब छिड़काव होता है, इंसेक्ट के ऊपर यह मेटाराइजियम का सॉल्यूशन गिरता है, तो इंसेक्ट को इस तरह इंसेक्ट के बॉडी पे मेटाराइजियम की ग्रोथ होती है, जर्मिनेट होता है और इंसेक्ट को मारने में इस मेटाराइजियम जैसे सूक्ष्म जीव का रोल दिखाया गया है। उसी तरह बिवेरिया भी काम करता है। और जिस तरह मेटाराइजियम की वजह से खेतों में हमें हरी इल्लियां देखने को मिलती है, क्योंकि उन इल्लियों के ऊपर मेटाराइजियम ग्रो होता है और वह इल्ली हरी होती है। उसी तरह बिवेरिया का अगर इन्फेक्शन होवे तो इल्ली व्हाइट कलर की, मिल्की व्हाइट कलर की हमें देखने को मिलती है। और जो मैंने इससे पहले भी कहा है कि प्रकृति हमें हमारे खेतों में ही हमारे सॉल्यूशंस दिलवाती है। यह इल्ली जो बिवेरिया से या मेटाराइजियम से इन्फेक्ट होके इस तरह से खेतों में पाई जाती है, हमें उनका संचय करना जरूरी है। हम लोग अगर उस कीड़े को अच्छे से स्टेरिलाइज डिब्बी, अभी इसमें यहाँ प्रैक्टिकल कहाँ आता है, तो जैसा प्लास्टिक का डिब्बा जो स्टरलाइज हम लोग कर सकते हैं, उस स्टरलाइज डिब्बी में अगर हम लोग यह इन्फेक्टेड जो कीड़ा होता है अगर हम लोग रखें तो इसी से हम लोग आगे दवाई बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कि प्रकृति की माध्यम से हमें खेतों में ही यह चीजें मिल जाती है और इन्हीं को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में जैसा होपफुली यानी मैं 21 तारीख को इटारसी में हूँ, तो इटारसी में इन सब चीज़ों पे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। और 23 तारीख को भोपाल में भी, भोपाल के पास में कोई छोटा सा गांव है, वहाँ पे भी हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि इटारसी में होपफुली मैं पूरा एक दिन भर हूँ या एक रात्रि भी मैं वहाँ रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों पे अच्छे से चर्चा करेंगे। और कहने का मतलब यही है कि हमें हमारे खेतों में ही हर चीज का सॉल्यूशन अवेलेबल होता है और अलग अलग तरह के जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स के माध्यम से या मेटाबोलाइट के माध्यम से यह सूक्ष्मजीव अलग अलग कीड़ों का कंट्रोल करते हैं। लेकिन नया टॉपिक छेड़ने का एक यहाँ पे एक रीजन यह है कि अभी जैसा हम लोगों ने 6 साल पहले जो फार्म लैब का कंसेप्ट स्टार्ट किया, तो उसका उद्देश्य यही था कि जैसा अभी मैंने कहा है कि प्रकृति के माध्यम से ही हमें वह मरी हुई इल्लियां खेतों में मिलती है और उन्हीं के माध्यम से हम लोग हमारे खेतों में दवाई बना सकते हैं। उसी तरह हमारे मिट्टी में अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। नेचुरली प्राकृतिक माध्यम से ही वह सूक्ष्म जीव हमारे खेतों के मिट्टी में पाए जाते हैं। अभी हम लोग यह करना चाहते हैं कि हर किसान भाई के मिट्टी में जो ट्राइकोडर्मा है वह हम हमारे लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं। यानी मिट्टी में, अपने खुद के मिट्टी में जो ट्राइकोडर्मा है, अपने खुद के मिट्टी में जो अलग अलग सूक्ष्म जीव है, उनको हम लोग हमारे लेबोरेटरी में
प्रिपेयर कर सकते हैं और उनका कलेक्शन भी हम लोग हमारे पास में रख सकते हैं। यहाँ पे सभी को दिख सकता है कि इस पेट्री प्लेट यानी इस प्लेट को पेट्री प्लेट कहा जाता है। इस प्लेट में जहां पे मैंने रेड मार्क किया है वह ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ है और उसके बाजू में एक ब्लैक कलर की ग्रोथ हमें दिखती है जो एस्परजिलस जैसे फंगल कल्चर की ग्रोथ है। तो यह जो सूक्ष्म जीव है, हमारे जो टीम में जो एक किसान भाई है विट्ठल करके, तो उन्होंने अपने खुद के खेत में से यह ट्राइकोडर्मा निकाला और अब कंटिन्यूअसली वह उनके खेतों में यह ट्राइकोडर्मा की स्ट्रेन मेंटेन करते हैं। कहने का मतलब यही है कि हमारे मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है वह सूक्ष्म जीव हम लोग हमारे लेबोरेटरी में या फार्म लैब में हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं और इन्हीं सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, जैसा ये मैंने कहा, पहला मैंने कहा कि इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर से भी हम लोग सूक्ष्म जीव निकाल सकते, मिट्टी में से भी हम लोग सूक्ष्म जीवाणु निकाल सकते और इस स्लाइड को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। और गाय का जो गोबर है उसमें से भी हमें बहुत अच्छे सूक्ष्म जीव और जैविक अर्क मिल सकते हैं। कहने का मतलब अब गाय के गोबर में सूक्ष्म जीवाणु कहाँ से आते हैं? तो जो चारा हम लोग गाय को या भैंस को जो खिलाया जाता है उसमें ही अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं और वह सूक्ष्म जीव गाय के पेट में से निकल के गोबर के माध्यम से हमारे जैसा उस गोबर में ये सारे सूक्ष्म जीव आते हैं, तो उन गोबर में से भी हम अच्छी तरह के जो सूक्ष्म जीव है वह लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं और इसी गोबर से हम लोग केचुआ खाद बनाते हैं। यानी गोबर में जब हम लोग केचुआ डालते हैं, अर्थवर्म डालते हैं, तो इसी गोबर का कन्वर्शन अच्छे फर्टिलाइजर में होता है जिसको अर्थवर्म मैन्यूअर कहते हैं। तो उस अर्थवर्म मैन्यूअर में भी अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं और यही सारे सूक्ष्म जीव हम लोग लेबोरेटरी में देख सकते हैं या उनको आइसोलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे यह जो स्टोरी है, यानी हमारे एक मित्र है राहुल रसाल करके जो महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला में, उन्होंने अंगूर की खेती, अनार की खेती और सब्जियों की खेती करते हैं। 25 एकड़ अंगूर है, 25 एकड़ अनार है और 25 एकड़ वेजिटेबल्स का फार्मिंग करते हैं और एक साइंटिफिक वे से जो खेती की जाती है उनके खेत में हमें देखने को मिलता है। और यही राहुल जी जो उनके यहाँ पे पिछले 25 सालों से गोबर गैस है, उनके घर में पिछले 25 सालों से गैस सिलेंडर उन्होंने खरीदा नहीं है। उस गोबर गैस से जो गैस मिलती है घर में, किचन में, वह गैस यूज होती है और 25 एकड़ जो अंगूर है, 25 एकड़ जो अनार है और 25 एकड़ जो वेजिटेबल्स है, इन सब में इस बायोगैस का स्लरी यूज होता है। और नॉर्मली महाराष्ट्र में अंगूर की खेती 10 से 12 साल तक अच्छे से होती है। 10 या 12 साल के बाद में उस पेड़ को काटकर नया पेड़ लगाना जरूरी होता है, लेकिन गाय के इस गोबर खाद के वजह से 25 सालों तक उन्होंने अच्छी तरह अंगूर का जो पेड़ है, अंगूर की जो खेती है, वह डेवलप करने में उन्हें मदद हुई है।
और जैसा यहाँ पे 25 सालों से उन्होंने अच्छे से अंगूर किए, उसी तरह मैं जब यूरोप में स्पेन में था तो वहाँ एक अंगूर की जो एक महिला थी, जो किसान थी, 100 साल पुराना अंगूर का पेड़ उनके फार्म हाउस पे मैंने देखा। तो कहने का मतलब यह है कि जहां 10 से 12 साल अंगूर की खेती होती है, गाय के सिर्फ गोबर के प्रोसेस करने की वजह से 10 के बजाय 25 सालों तक खेती अच्छे से हुई। और इसी तरह यूरोप में भी मैंने 100 साल पुराना, क्योंकि मैंने खुद ने वह 100 साल पुराना पेड़ देखा है। होपफुली अगले लेक्चर में मैं उस अंगूर के पेड़ का, जो उसको ग्रेप वाइन कहते हैं, तो उसका चित्र आपको दिखाऊंगा। और जिस तरह गाय के गोबर का उपयोग है, उसी तरह भैंस के गोबर का भी एक सक्सेस स्टोरी हमारे यहीं पे पूना में, जहां मैं रहता हूँ, वाघोली में, यहीं पे पास में यह दादा साहेब पराड़ करके है। इनके पास में 150 भैंस है, 50 गौ माता है। और इन 200 गौ माता या भैंस के माध्यम से जो गोबर मिलता है, उस गोबर से बायोगैस बनती है। बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और वह इलेक्ट्रिसिटी खेतों में जो मोटर होती है पानी पंपिंग के लिए, या उनके वहां गन्ने की भी खेती है, तो गन्ने से गुड़ बनाने का जो फैक्ट्री है, उसमें भी यह इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। और वहां 40 लोग काम करने के लिए, यानी वहां पे काम करते हैं, तो उनके घर की बिजली, उनके घर का गैस इसी भैंस और गौ माता के गोबर से जो गैस निर्मित होता है, उस गैस और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से यह सारी चीजें चलती है। कहने का यही एक मेरा यहाँ पे एक यह है कि गौ माता या अन्य प्राणी, इन सब प्राणियों के माध्यम से जो भी चीजें हमें मिलती है, उन चीजों से हमारी रोजमर्रा की जो भी जरूरतें होती है, वह हम लोग अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। और यह एक नई तकनीक, यानी जैसा पिछला 6 सालों से फार्म लैब के माध्यम से एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों का या जैविक अर्कों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है फॉर एग्रीकल्चर। और अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवाणु, अलग अलग तरह के मेटाबोलाइट या अर्क हम हमारे खेतों में ही अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो हमें समुंदर में जो वनस्पति, जैसा हम लोग उसे समुंदर में जो वीड जनरेट होता है, उस वीड के एक्सट्रैक्ट के माध्यम से कुछ दवाई बना सकते हैं। पोटेशियम ह्यूमेट जैसे, जो एक्चुअली यह लियोनार्डाइट करके पत्थर होता है जो मिट्टी में पाया जाता है, उसके माध्यम से हम पोटेशियम ह्यूमेट बना सकते हैं। और नीम का पेड़, करंज का पेड़, या जैसा अभी दशपर्णी करके जो चीजें हैं, इन सब चीजों के उपयोग से हम लोग अच्छी तरह से अलग अलग मेडिसिन्स, अलग अलग फर्टिलाइजर हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इसी तरह मार्केट में पेप्टोन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट, ये सब अवेलेबल होते हैं। और इन्हीं के उपयोग करके, उसके साथ में अगर हम लोग हमारे घर में जो गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, इनका उपयोग करके, यहाँ पे लिखा है SSF यानी सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, या SMF सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। तो यह कुछ अलग तकनीक है, लेकिन इन सब तकनीक का एक
बेस एग्जाम्पल अगर हमें देना है तो हम जो दही घर में बनाते हैं, यानी एसएसएफ या एसएमएफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दही, कि हम लोग दूध गर्म करते हैं, गुंगला सा गर्म होते समय हम लोग उसमें दही डालते हैं और दही बन जाता है। तो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन या सबमर्ज फर्मेंटेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर कुछ है तो वह है दही बनाना। और उसी तरह से सिंपल वे में, यानी यह जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में हमें कोई भी मशीन की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से दही बनता है उसी तरह अलग अलग तरह के खाद, अलग अलग तरह की दवाइयां आने वाले समय में, क्योंकि पिछले 6 सालों से हम लोग कुछ अलग अलग चीजें यूज करके यह खाद और पेस्टिसाइड, लेकिन सारे जो भी चीजें हैं वह प्रकृति के माध्यम से सारी चीजें तैयार होती है। तो सारे नेचुरल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हम लोग इस सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन और सबमर्ज फर्मेंटेशन के माध्यम से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इटारसी में हम लोग इस सब चीज़ों पे चर्चा होगी, और मुझे यह कहना है कि 21 तारीख को होपफुली मैं दोपहर तक इटारसी में दोपहर में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं गोंदिया नागपुर से आने वाला हूं। और 21 को दोपहर में होपफुली 1 या 2 बजे तक मैं पहुंचूंगा, और 21 की रात्रि वहीं इटारसी में रहना है, और 22 तारीख को दोपहर में या सुबह में मैं वहां से भोपाल चला जाऊंगा। और 23 तारीख को आप जितने भी लोग, जैसा मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 12 लोग या 15 लोग भोपाल में 23 तारीख के मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो उन 2 या 3 दिनों में हम लोग इन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी सामने बैठ के चर्चा करेंगे। जी ओम। बहुत अच्छा सर, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई आज। और आपका आगमन हो रहा है नर्मदापुरम में, इसका बहुत स्वागत है आपको। और अब मैं हैंड रेज हुए हैं, तो तुलीराम जी को बुलाता हूं कि वो हमें और अपने क्वेश्चन। जी धन्यवाद। ओम। डॉक्टर साहब, एक निवेदन है। पहले एनपी वायरस करके कृषि विभाग से हम लोगों को दिया गया था, ये ऐसे बैक्टीरिया होते थे। वो अभी अपन जो प्रयोगशाला बना रहा है उसमें कौन सा वायरस है ये? नहीं, वायरस आपको कौन सा मिलता था वो तो जैसा आप बताओगे तो पता चलेगा, लेकिन एनपी वायरस होता था डॉक्टर साहब, वो एनपी वायरस के नाम से ही देते थे। वो एक्चुअली HNPV होता है, हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, NPV। तो जी, जी। यह इल्ली स्पेसिफिक होता है। जैसा हेलिकोवर्पा की इल्ली है तो वह वायरस से से दूध पता ही रहता है, कल हमारे पानी दांत में लगा रहेगो, ऐसे तो वह कभी ना लगा रहे। वह जो वायरस होता है वह सिर्फ अंडा गरम जैसे लगा था ना। उमाशंकर जी, आपका माइक म्यूट उमाशंकर जी बंद कर लें माइक आपका। जो वायरस होता है वह वायरस इल्ली को स्पेसिफिकली उसी इल्ली को कंट्रोल करता है। तो उसी तरह अलग अलग वायरस होते हैं। जैसा HNPV है तो SLNPV भी आता है। जैसा मक्के में जो स्पोडोप्टेरा का इन्फेस्टेशन होता है तो उस स्पोडोप्टेरा को मारने वाला वायरस भी SLNPV ये होता है। जी, हम लोगों को चने में उपयोग करने के लिए दिया था, बहुत अच्छा रिजल्ट था उसका। हाँ, जी, ये धन्यवाद। एक्चुअली चने में हेलिकोवर्पा का इन्फेस्टेशन मेजरली होता है, तो वह HANPV करके वायरस आपको दिया होगा। जी सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया। अब मैं
संजय जी को बुलाता हूँ कि वो अपना क्वेश्चन रखें। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरे यहाँ पे सर वो मिलीबग का अटैक ज्यादा है अमरूद में, तो उसके लिए बायो में कौन सा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा? मिलीबग के लिए मेटाराइजियम और बिवेरिया, यह जो दो सूक्ष्म जीव है, जैसा अभी मैंने जो मेटाराइजियम की बात की या बिवेरिया की बात की, तो यह दोनों सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। मेटाराइजियम हम लोग नीचे से मिट्टी में देवे, यानी फ्लड के माध्यम से देवे पानी, या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से देवे, और छिड़काव में बिवेरिया का उपयोग किया जावे। लेकिन मिलीबग का इन्फेस्टेशन अगर बहुत बड़े पैमाने ज्यादा लेवल पे है तो सिर्फ मेटाराइजियम और बिवेरिया काम नहीं करेगा, वहां हमें केमिकल इंसेक्टिसाइड लेना जरूरी होता है। और स्पेसिफिकली वहां पे अगर एप्लॉड नाम का अगर केमिकल है तो वह केमिकल भी उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मिलीबग कंट्रोल करना है तो कोई भी क्रॉप होवे, उस क्रॉप की एक पर्टिकुलर स्टेज में, जैसा अभी यहाँ एक एग्जांपल हम लोग, मिलीबग का सबसे ज्यादा अटैक अंगूर में पाया जाता है, और वो भी लास्ट स्टेज में जब अंगूर हार्वेस्टिंग को आता है तो उस समय मिलीबग देखने को मिलता है। लेकिन जो आखिरी स्टेज में मिलीबग आता है उसका कंट्रोल हमें, जैसा फरवरी में यह मिलीबग देखने को मिलता है अंगूर की खेतियों में, तो वह जो फरवरी में आता है उसका कंट्रोल हम लोगों को अक्टूबर महीना से करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रिकॉशनरी कंट्रोल ही मिलीबग को कंट्रोल कर पाएगा। मिलीबग आने के बाद में कंट्रोल बहुत डिफिकल्ट होता है, और कुछ कुछ केसेस में यह होता भी नहीं है। लेकिन मेटाराइजियम का रेगुलर मल्टीप्लाई करके मेटाराइजियम अगर हम लोग खेते में रेगुलर देंगे, बिवेरिया रेगुलर देंगे, तो मिलीबग कंट्रोल हो जाता है। बिवेरिया सर फ्लॉरिंग कितने बार यूज कर सकते हैं ऊपर स्प्रे में? नॉर्मली जैसा हर 20 दिन के बाद में एक छिड़काव, ऐसे 2 से 3 बार आपको छिड़काव करना जरूरी होता है। उसमें ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल सकते हैं क्या उसमें? डाल सकते हैं आप। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मैं वन सर जी को आमंत्रित करता हूँ, पहले वो। जी धन्यवाद शरद जी, और आज के मुख्य वक्ता संतोष चौहान जी का अभिनंदन। आज बहुत बढ़िया तरीके से आपने मेटाराइज्म के बारे में बताया, उसकी क्रियाओं के बारे में बताया, और ये हमारे लिए भी कितनी ये जो विषय है कि हम कि कोई जीव जो है -80 डिग्री सेंटीग्रेड में भी 2 साल रह पा रहा है, ये तो हमें ज्ञात लैब के माध्यम से और इसको रखने के माध्यम से हो रहा है। लेकिन एक कभी न्यूज़ आई थी कि जो आर्टिक रीजन्स हैं, जो हमारे पोलर रीजन्स हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे फंगस और वायरस जो भी हैं वो भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। और जब ये बर्फ के नीचे दबे हुए हैं और कई सालों से, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, लाखों सालों से दबे हुए हैं, तो अब जो खतरा मंडरा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती गर्मा रही है, वो कैप्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो जो जीवाणु थे जो कि हो सकता है लाभप्रद हो सकता है नुकसानदायक हो, वो भी इस पृथ्वी में आ जाएंगे और वो भी अपना काम करना शुरू करेंगे। तो इस विषय पर मेरा प्रश्न डॉक्टर चौहान से था। हालांकि ये फार्म लैब से अलग है, लेकिन हमारी पृथ्वी तो एक ही है, और वहाँ पर जो रहने वाले जीवाणु हैं, तो जो जीवाणु ऐसे सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं और हमें हो सकता है कि मालूम भी नहीं हो कि उनकी क्या क्रिया है और क्या होगा, तो इससे क्या कोई खतरा हमें नजर आ रहा है? उस आर्टिकल में तो था कि ये खतरा नजर आ रहा है कि हम अपने कार्यों की वजह से टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जीवाणु जो है वो रिलीज हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, और उसका नुकसान पूरी मानव जाति को
डिजीज के रूप में, किसी अन्य बीमारी के रूप में, अन्य चीजों के रूप में सामने निकल के आएगा। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि जो जेनेटिकली, जैसे कोविड-19 का जो वायरस था वो लैब से निकल करके आया, तो इस मानव जनित जो जीवाणु है उनका किस प्रकार का खतरा हमारे जीवन पर है। हमने कोविड को देख लिया है, तो इस तरह के और भी क्या चीजें, क्या ये चीजों में सत्यता है, और अगर है तो ये कितनी सत्य है और कितने हमारे सामने खतरा है, और इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। जी डॉक्टर जवाब। यहाँ पे सर, मैं जो आपका पहला सवाल है कि बर्फ के नीचे यानी आर्टिक रीजन में भी हमें अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव मिलते हैं, उसका एक रीजन यानी रिसेंटली कुछ और भी पब्लिकेशन ऐसी आई थी कि जो केमिकल हम लोग यहाँ यूज करते हैं तो उन केमिकल का असर वहां तक जाना शुरू हुआ है। यानी पेस्टिसाइड के रेसिड्यू, जैसा हम लोग आज बैगन के खेती पे स्प्रे करते हैं तो बैगन में वह रेसिड्यू मिलता है, लेकिन वह आर्टिक रीजन में पेस्टिसाइड के रेसिड्यू मिलने लगे हैं। तो आप सोच सकते हो कि छिड़काव कहाँ हो रहा है और पेस्टिसाइड कहाँ पहुंच रहा है, और वह पेस्टिसाइड वहां अगर जा रहा है यानी हवा के माध्यम से ही गया है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि वहां हमने डिस्टरबेंस किया है, और वो बुरा होगा या नहीं वह तो जैसा आने वाला समय ही सारी चीजें दिखाएगा। लेकिन एक चीज है कि हम कोई सिस्टम को अगर बिगाड़ते हैं तो उसके बुरे असर हमें जरूर देखने को मिलते हैं। और एक रेफरेंस तो अवेलेबल है कि छिड़काव कहीं और हो रहा है और आर्टिक रीजन में बर्फीली जगह पे हमें पेस्टिसाइड के यह रेसिड्यू, फर्टिलाइजर के रेसिड्यू आज देखने को मिल रहे, क्योंकि वहां तो खेती होती नहीं थी, आज भी नहीं होती है। फिर वहां पे पेस्टिसाइड आया कैसे, वहां पे फर्टिलाइजर आया कैसे? तो यह कुछ ना कुछ हम लोगों ने दिक्कतें की है और उसके असर हमें आने वाले समय में यह देखने को जरूर मिलेगा। और अभी एक्चुअली मैं वही अभी एक स्लाइड में आपको शेयर जस्ट दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं मेरा पहला वाला जो पीपीटी है यानी जो कोरोना का आपने एक रीजन पूछा था, तो एक्चुअली ये मेरे आने वाले कुछ समय में ये कुछ ऐसी रीजंस है कि कोरोना किस वजह से आया। तो डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद में अभी इंसान धरती पे, मनुष्य यह एकमेव ऐसा जीव है कि वह किसी भी जीव को खा जाता है। हमें नॉन वेजिटेरियन मटेरियल खाने की आदत हो चुकी है, और कोरोना के वन ऑफ द रीजन कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स है इनका जो मांस खाने की जो आदत इंसान को हुई है, वहां से कोविड का जन्म हुआ है। यह स्लाइड दिख रही है आप सभी को? जी जी। यानी एक्चुअली ये पुराना प्रेजेंटेशन है, लेकिन कहने का मतलब कि यह जो वायरल इन्फेक्शंस बढ़े हैं, और यह उस समय प्रूव किया गया कि वाइल्ड एनिमल्स की ट्रेडिंग, वाइल्ड एनिमल्स का जो मांस है उसके माध्यम से यह अलग अलग वायरसेस आना शुरू हुए, और उसी वजह से आज हम लोग दिक्कत में आए। तो इन चीजों पे भी हम लोग आने वाले समय में चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ देखिए कि जैसा अलग अलग, जैसा आज हार्ट अटैक की जो रीजंस है, ये सारी चीजें लिखित है। अस्तिवा जी, आप माइक बंद करें। अस्तिवा जी, यानी कौन सा डाइट हम लोगों ने लेना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे है। और स्पेसिफिकली जैसा
भारत में, इंडिया में हम लोग अलग अलग वनस्पतियों का सेवन करते हैं, तो उन वनस्पति का किडनी प्रॉब्लम्स कम करने में कैसा उपयोग होता है, या सब्जियों का या फलों का किस तरह हमारे शरीर पे उपयोग होता है, ये सारी चीजें दी है आने वाले समय में। और यहाँ पे देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, इनका कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो रेड मीट है, स्वीट शुगर्स, ब्यूरेज है, यानी जैसे हम लोग आज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो इन चीजों को हमें डिस्करेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो ये सब अलग अलग, यानी यहाँ तक कि आज अलग अलग जगह पे रिसर्च हो रहा है कि ब्लड ग्रुप बेस्ड भी डाइट है। जैसा मेरा O पॉजिटिव है, मेरा B पॉजिटिव है, तो एज पर ब्लड ग्रुप भी डाइट लोगों ने दिया है। तो ये सब चीजें आने वाले समय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और आज परिस्थिति यह है कि हर मनुष्य को लगता है कि वो खुद के बारे में ही सोचता है। जैसा मैंने लास्ट आई थिंक 2-3 लेक्चर पहले भी कहा है कि पहले हमारे घर में गौ माता के लिए एक रोटी पहले बनती थी, कुत्ते के लिए रोटी बनती थी, लेकिन आज हम हमारे लिए रोटी बनाना भूल गए, तो हम होटल जाके खाना शुरू किए। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बिगड़ाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के असर धीरे धीरे करके आने वाले पीढ़ियों को देखने को मिलेगा। और आने वाली पीढ़ी में, जैसा हम लोगों के पास में, कुछ लोगों के पास में 100 एकड़ खेती है, हमारे शरद भैया के पास में 100 एकड़ खेती है, अभी प्राकृतिक खेती कर रहे, आने वाली जनरेशन अच्छे से कहेगी। लेकिन अगर हम लोगों ने मिट्टी बिगाड़ के चले गए तो हमारी आपका बंद करें, हमारी जनरेशन भी हमें नाम रखेगी कि हमें खेती तो दे के गए, लेकिन खेती को बिगाड़ के चले गए। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ ना करे। जी ओम। जी सर, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं राकेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने प्रश्न। राकेश भैया। शायद वो इधर उधर चले गए हैं। अब मैं सिंह एंटरप्राइजेस करके हैं। आ गए राकेश जी आ गए हैं। जी जी। ओम जी सभी को। सर मेरा प्रश्न था कि बरबटी जैसी फसल है, बीन्स जैसी फसल, उस पे जो फलियों में एक कीड़ा रहता है, फली को छेद करके उसके अंदर चला जाता है, और उसके फूलों पे एक जाला बना के उसके अंदर बैठता है वो कीड़ा। दो परिस्थिति में देखने को मिला वो, तो उस पे कौन सा मेटेरियल ज्यादा काम करेगा या बाबेरिया करेगा, कैसे? नहीं, आपको दोनों भी यूज करना जरूरी है। और मेटाराइजियम हमें मिट्टी में से देना है और बिवेरिया हमें छिड़काव में से देना है। दोनों भी यूज करना जरूरी है। जी। तो मेटाराइजियम का स्प्रे नहीं होना चाहिए सर क्या? मेटाराइजियम का भी आप छिड़काव कर सकते हो, लेकिन मेटाराइजियम मिट्टी में बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जितने भी इंसेक्ट है उनका हाइबरनेटिंग स्टेज मिट्टी में होता है, तो वो मिट्टी में ही 70% कंट्रोल कर देता है, और जो कुछ बचता है वो फिर बिवेरिया छिड़काव के माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हो। जी सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब मैं सिंगोरिया एंटरप्राइजेस से हैं, भैया को बुलाता हूँ। जी, 23 तारीख की मीटिंग भोपाल में होने वाली, तो उसका स्थान और संपर्क सूत्र देने। हाँ, एक्चुअली मुझे कल शाम तक या परसों सुबह तक सारी चीजें डिटेल आ जाएगी, प्रोग्राम का भी डिटेल आएगा। भोपाल से कुछ 25 से 30 किलोमीटर पे एक देहात गांव में है, तो सारे डिटेल आ जाएंगे। मैं जो वसुंधरा करके या अपना जो योगाहार का जो ग्रुप है, उस ग्रुप पे भी मैं दादू के माध्यम से डलवाने को भेज दूंगा। जी जी जी, थैंक यू। जी ओमकार भैया, हमें अपना क्वेश्चन है। जी सर, जी नमस्कार भैया, नमस्कार सर।
सर अभी केला में सर क्या कौन कौन सा फंगिसाइड प्रयोग करें सर? नॉर्मली केला के लिए तो आप यानी स्पेसिफिकली ट्राइकोडर्मा और जो नवधान सप्तधान आटा स्लरी है वो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, और जड़ों में यानी सॉइल एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि केले में जो एक तो फ्यूजेरियम है, सिगाटोका है, तो ये सारे जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस है यह कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। और स्लरी सबसे अच्छा माध्यम है, और ट्राइकोडर्मा की स्लरी, छाछ की स्लरी अगर आप रेगुलर दोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आसानी से कम हो जाएंगे। जी सर, जी सर, जी धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। मैं अब मुन्नीलाल सर जी को बुलाता हूँ कि वो हमें और अपने आदरणीय तुलाराम जी का हेड दीजिए वैसे। तुलाराम जी हो गए सर, जब से ही हैंड था, और बुला लेता हूँ एक बार। तुलाराम जी जी धन्यवाद। अगर आपके और कोई क्वेश्चन होता। जी हाँ, डॉक्टर साहब से मेरा एक निवेदन है कि डॉक्टर साहब मेरी फसल बहुत बढ़ गई है धान की, तो जैसे केमिकल में एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है लिवोसेल करके, इस टाइप से अपने इसमें ये अभी जो अभी अपने लैब है मेरे पास 9-10 बैक्टीरिया कल्चर है, उनमें है कोई ऐसी चीज जिसमें वो प्लांट कंट्रोल हो जाए? नहीं, एक्चुअली जो लिवोसिन है यानी क्लोरोमक्विट क्लोराइड करके जो आता है लिवोसिन में, तो यह जो भी रेगुलेशन होता है पौधा की ग्रोथ ना हुए, तो यह सारा वाटर मैनेजमेंट पे होता है। लेकिन अभी जो बारिश प्लस माइनस हो रही है उस वजह से ये सारी दिक्कतें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों का जो उपयोग है वह जितना कम किए उतना अच्छा, क्योंकि प्रकृति के सामने हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और स्पेसिफिकली ये लिवोसिन का आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इस लिवोसिन की वजह से पूरी अंगूर की इंडस्ट्री 2010 में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। और मेरा यह मानना है कि यह जो रेगुलेट करना चाहते हैं हम लोग, यह वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से अगर अच्छे से रेगुलेट करें तो बहुत अच्छा। और इन केमिकल का उपयोग जितना कम करे उतना अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में ये फिर असर दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब आप मेरे क्या करना है उस फसल में? नहीं, एक्चुअली अभी तो वेट एंड वॉच ही होता है, क्योंकि जैसा लिवोसिन जैसा आप छिड़काव एक पर्टिकुलरली अभी आप दे सकते हो, लेकिन उसकी आदत ना होवे। नहीं तो क्या होता है कि फिर हमें वो आदत हो जाती है कि अगले साल प्रॉब्लम ना होवे तो भी हम लोग लिवोसिन का छिड़काव करते हैं, तो वो ना होवे। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। उमा शंकर जी को बुलाता हूँ कि वो हमें अपने प्रश्न। जी, मैं बिहार के भोजपुर जिले से बोल रहा हूँ सर, उमाशंकर जी। हमारा आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। और उसमें भी अंदर थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही सर। फिर से बोले हैं उमा शंकर जी, आवाज नहीं आ रहा। हमारे पपीते के अंदर उसके अंदर में जो पत्ते हैं वो सिकुड़ जा रहे हैं, और उसके अंदर कीड़ा टाइप का जो लगा हुआ है, और फल फूल में भी कम रुकावट हो गया है। एक्चुअली हमें इसमें ट्राइकोडर्मा का जो स्लरी होता है और नवधान आटा का जो स्लरी है, इसका अगर रेगुलर यूज करेंगे हम लोग, यानी ड्रेंचिंग के माध्यम से बोलो या फ्लड इरिगेशन बोलो या ड्रिप इरिगेशन से, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली कम होती है। और स्पेसिफिकली केमिकल नाइट्रोजन का जो भी आप उपयोग कर रहे हो, तो 50% केमिकल नाइट्रोजन आप कम कर दीजिए, वह चीजें आने वाले समय में आसानी से कम होते हुए दिखेगी। क्योंकि यह सारे जो भी प्रॉब्लम्स है इनकी जड़ केमिकल नाइट्रोजन है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब मैं बेनी भैया को बुलाता हूँ कि वो हमें और अपने प्रश्न। जी प्रणाम सभी महानुभावों को। जैसे कि भाई साहब ने बताया है, आज के जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमको संतुलित प्रकृति दी है, और आने वाले भविष्य में हम हमारे बच्चों को क्या देके जाएंगे। तो जिस दिन से गाय हमारे घर से पलायन करी उसी दिन से प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ तो हो चुका है। तो इसको कितना प्रतिशत सत्य मानते हैं आप लोग?
हमें गौ माता ही फिर से लाना जरूरी है, तो ही खेती हो पाएगी। और अन्य प्राणियों को भी हमें, जैसा जो भी प्रकृति ने अन्य प्राणी दिए, आज के 60 साल पहले जिस तरह से खेती होती थी, उन सब चीजों को लाना जरूरी है, तभी खेती अच्छे से हो पाएगी। जी जी, धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। अब मैं मुन्नीलाल सर जी को बुलाता हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद और आदरणीय डॉक्टर संतोष साहब का। जो मैं एक नज़र से देख रहा था कि आदरणीय संतोष जी ने जो बदलाव दिया है किसानों की, जो समृद्ध किसान बनने के लिए, सुखी किसान होने के लिए, धरती माता को जो है हरा भरा करने के लिए जो आज आप प्रयास कर रहे हैं, तो मैं तो पहली बात सरकार से निवेदन करूंगा कि आपको पद्म श्री के लिए हम सब जो है प्रस्तावित करें डॉक्टर संतोष चौहान जी के लिए, क्योंकि जो उपलब्धियां हो रही हैं और भोपाल में जो फार्म लैब मध्य प्रदेश में सरकार के साथ निर्माण होने जा रहा है आपके मार्गदर्शन में, ये भी प्रसन्नता का विषय है। और आप 21 तारीख को नर्मदापुरम आ रहे हैं, 21, 22, 23 3 दिन जो है हमारे किसानों के साथ, हम सबके साथ बीच में रहेंगे। पतंजलि से भी आदरणीय पवन कुमार जी के मार्गदर्शन में विवेक बेनीपुरी जी, डॉक्टर मनोहर राठी जी, दीपक जी आ रहे हैं, और आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी भी वहाँ से रहेंगे साथ में। तो ये पतंजलि के साथ जो प्रयास किए जा रहे हैं युवाहार परिवार के, और मैं दादू सहित आदरणीय सद ब्रह्मा जी और पूरी नर्मदा टीम को भी धन्यवाद देता हूँ युवाहार मंच की ओर से, कि ये जो उपलब्धियां छोटी उपलब्धियां नहीं है। और जब शुरुआत कल 23 तारीख को भोपाल से मध्य प्रदेश में हो जाएगी, तो उससे और आने वाले समय में बहुत कुछ मिलेगा। और आज मैं ये थोड़ा सा जानकारी जो और चाहता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर साहब, जो यहाँ भोपाल के पास में, जो अभी चूंकि आपके पास जगह का नाम नहीं आया है, परंतु इसमें कौन कौन शासन की ओर से कौन शामिल रहेगा, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। एक्चुअली एक सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक संस्था है, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, CEE। तो उनके माध्यम से हम लोगों ने ऑलरेडी 5 जगहों पे, महाराष्ट्र में 3 जगह पे, गुजरात में 1 जगह पे और बिहार में 1 जगह पे यह लेबोरेटरी अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश हुआ है। महाराष्ट्र में का 3 लेबोरेटरी चालू हुआ है, गुजरात और बिहार का लेबोरेटरी अभी शुरू होना बाकी है। और उन्हीं के माध्यम से मध्य प्रदेश में भोपाल के पास में, वो गांव का नाम मुझे अभी याद नहीं, लेकिन मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो वहाँ यह वेटलैंड अथॉरिटीज करके कुछ है, मुझे उसके भी डिटेल आना बाकी है। पर इन्हीं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, उनके माध्यम से ये सब चीजें हो रही है। सिर्फ मुझे एक ही इस माध्यम से कहना है कि जिन भी किसान भाइयों को वह 23 तारीख के मीटिंग के लिए आना है, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन फ्री है, पर आपका नाम वहाँ दर्ज करना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वह अगर आने वाले 1 या 2 दिन में दिया जाए, तो सामने वाले लोगों को व्यवस्था करने में भी दिक्कत ना आवे। जी सर, ये नाम अपन जो आपका निर्देश प्राप्त हुआ है, तो किन को देना पड़ेंगे ये? आप मुझे भिजवा दीजिए, मैं सामने वाले लोगों को भिजवा दूंगा। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और अब मैं चूंकि समय अपनी दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपना बात संवाद रखें, और आज के इस कार्यक्रम में और आपका जो मार्गदर्शन सुझाव हो वही प्रदान करें। जी आदरणीय सादर धन्यवाद। और आदरणीय संतोष सर को मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो सत्र है, ये रुचिकर होता जा रहा है धीरे धीरे, और रुचि इस तरह से बढ़ रही है कि इसमें कई तरह के पहलू सामने आ रहे हैं, और ये समझने में आ रहा है कि
कितना आवश्यक है इन माइक्रोब्स को आगे बढ़ाना अपने खेतों में और अपने जीवन में उनको सहयोगी के रूप में ले जाना। और खैर मेरा जो दूसरा प्रश्न ये था कि अभी आपने जो वार्ता रखी है उसमें एक संदर्भ दिया कोई राहुल जी करके, जो कि बहुत वर्षों से एलपीजी गैस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो कृपया आप ग्रुप में या चैट बॉक्स में या फिर कभी दूसरे दिन वो नंबर हमें चाहिए होगा ताकि ऐसे संदर्भ हम दे सकें। जी जी धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग एक काम करेंगे, राहुल जी का एक सेशन हम लोग रखेंगे और राहुल जी से मैं बात करता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा उनका अंगूर के कुछ सीजन है चल रहे, तो उनकी व्यस्तता देखते हुए, एक्चुअली उम्र में राहुल जी आज 35-40 साल की उम्र है, लेकिन 75 एकड़ खेती खुद करते हैं और बहुत अच्छे से खेती करते हैं। तो आने वाले समय में एक्चुअली जितने भी अच्छे किसान भाई हैं उन लोगों के सेशंस भी हम लोग यहाँ रखेंगे। भले ही 10 मिनट चर्चा करेंगे, लेकिन वह अपने खेती में किस तरह से उन्होंने सारी डेवलपमेंट्स की है उस बारे में आने वाले समय में हम लोग 10-15 मिनट का उन लोगों का भी सेशन यहाँ रखेंगे उनके समय के अनुसार। जियो जी और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से डॉक्टर मनोहर लाठी जी सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि उनका कोई संवाद हो तो डॉक्टर साहब से करने का कष्ट करें। डॉक्टर मनोहर लाठी जी। जी नमस्कार आप सभी को, और धन्यवाद कि मुझे भी ये मौका दिया बोलने का। मेरा नाम है डॉक्टर मनोहरी राठी, और आज जो डॉक्टर संतोष चौहान जी का मैंने ये सुना सुबह का प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा काम है इनका फार्म लैब पे। और 21, 22, 23 को जो ये भोपाल और नर्मदापुरम में जो कार्यक्रम है, तो इसको देखने का और इनके साथ और इस विषय में बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद जी धन्यवाद बहन जी। अब मैं अंतिम फाइनल कमेंट के लिए मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के इस प्रेजेंटेशन पर अपने कमेंट प्रस्तुत करें और फिर हम इस कार्यक्रम को समापन कर दें। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर आज की चर्चा भी। जितने भी ये पुराने सेशंस हैं सबकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है और उपलब्ध है, योगाहार कार्यक्रम में ही एक प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है। तो जिनसे सेशन मिस हो गए हैं, कोई देखना चाहते हैं, तो ये सारे सेशंस रिकॉर्ड होके, और एक आध सेशंस में प्रॉब्लम हुई है, ऑडियो हमारी टीम वहाँ नहीं कर पाई थी, लेकिन अमूमन सारा का सारा मटेरियल, जानकारी जो है उपलब्ध हो पा रही है। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। हमारी टीम भी आकर के डॉक्टर चौहान से बातचीत करेगी। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि जो सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है, मेरा उससे बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मैं वहाँ रह के भी मैंने काम किया है कई वर्ष पहले गुजरात में, और तो काम बहुत बढ़िया है क्योंकि पर्यावरण शिक्षण पर ही यह केंद्र काम करता है। तो जो भी लोग जाएंगे तो उसके कार्यों को भी शायद वो अपनी एग्जीबिशन भी लगाते हैं, तो एग्जीबिशन के माध्यम से भी पर्यावरण शिक्षण केंद्र के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। और आने वाले समय में एक दिन वहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर हैं, किसी अन्य दिन को उनको भी आमंत्रित किया जा सकता है हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में, जिससे उस केंद्र की वर्तमान जो कार्रवाई है, गतिविधियां हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम किया, बहुत बढ़िया काम हुआ है, तो उसको वहाँ पर यहाँ पर भी इस मंच में भी अनुभव का लाभ मिलेगा। और इस तरह से हम लोग एक समन्वित रूप से एक जो मूल उद्देश्य है उस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है हमें जरूर सफलता मिलेगी, और कोशिश ये करेंगे कि ये सब जो चीज़ें हैं ये इसका अंतिम लाभ हमारा जो है किसान को तो मिले, लेकिन जिसको बहुत बार बार संतोष चौहान जी ने भी कहा है कि लाभ प्रकृति को मिलना है। अगर लाभ प्रकृति को मिलेगा तो हमें भी इसका लाभ मिलेगा, अगर प्रकृति को लाभ नहीं मिलेगा तो हमें भी लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए, एक प्रश्न मैंने एक सामान्य सा प्रश्न किया था, उसका डॉक्टर चौहान ने भी जवाब दिया कि हमारे एक पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का
यूज जो है वो आर्टिक तक पहुंच गया, हजारों किलोमीटर दूर वो जो जगह है वहां तक के पहुंच गया। तो हमारा जो कार्यों का जो प्रभाव है वो, हम यहाँ पर कुछ कार्य कर रहे हैं, उस प्रभाव कहीं दूसरी जगह हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, तो उसका भी फल हमें फिर भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार से जो हमारी अब ये जो हम बार बार हमने कई बार चर्चा भी की है कि हमारी जो प्रवृत्ति हो गई है ज्यादा कंजम्पशन करने की जो प्रवृत्ति है, उसको भी हमें रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अति की तरफ हो गया है। और अति जब भी कोई चीज होगी तो उसका भी एक विनाश जरूर होता है। तो इस विषय पर भी आज तो समय नहीं है, हम अलग से भी मुझे लगता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए कि हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से कैसे हम ये अति कंजम्पशन की जो प्रवृत्ति है इसको हम कैसे दूर करेंगे। और इस विषय पर भी मुझे लगता है कि कभी और चर्चा हमें करने की है। छोटे छोटे प्रयास करने हैं, कोई बड़ा काम नहीं करना है, न किसी से कुछ अपेक्षा करनी है कि कोई दूसरा आके हमारे लिए करेगा। हम अपने आप से ही शुरुआत करें और छोटे छोटे पहल लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं आऊं इस कार्यक्रम में, लेकिन कुछ कारण से मैं नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन हमारी टीम है वही हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रयास हमारे जो सामूहिक रूप से प्रयास होंगे इसका एक अच्छा फल मिलेगा, यही कामना के साथ आवाज अपनी वाणी को विराम देता हूं। नेटवर्क प्रॉब्लम है जी, धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आपका बहुत बहुत शादीवाद। और हम लोग तो चाहते थे कि आपका आगमन हो, परंतु आपको कई काम रहते हैं। चलिए, और आपका आशीर्वाद हम सबके साथ है। मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के कार्यक्रम में पर अपने धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। समापन का समय हो गया है और बस मैं इतना ही कहूंगा कि आदरणीय संतोष सर ने जो मुहिम चालू किया है, ये किसानों से लेकर के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो खेती से संबंधित हैं या जो इन्वायरमेंट से संबंधित हैं, जो भी समाज के लोग हैं, ये सबके लिए एक बहुत ही फायदेमंद का चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही गहराई में जा करके इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हम लोगों के लिए भी और पूरा समाज के लिए भी बहुत प्रभावित होगा। और जैसा कि बार बार ये बताया जा रहा है कि लैब खोलने की बात है, फिर मल्टीप्लिकेशन की बात है, और ये दोनों मिला करके किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। मैं इसी के साथ डॉक्टर संतोष सर को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि सर इसी तरह से आप लगे रहें। और समाज सेवा और किसानों की सेवा तो बहुत बड़ा धर्म है। अगर किसान सुदृढ़ हो गए तो समझिए कि पूरा दुनिया सुदृढ़ हो गया। तो इसी के साथ हम लोग अपना ये कार्यक्रम को अपनाते रहें। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सभी को। और मैं चाहूंगा आदरणीय मेहरा जी, आज की हमारी जो योग शिक्षा बहन रही हैं प्रीति जी, और आज के मुख्य वक्ता और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर संतोष जी, और उपस्थित सभी महानुभावों का आभार आदरणीय रमेश्वर मेहरा जी करने का कष्ट करें। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, जो हमारे पड़ोस वाले जिले से ही दी गई थी। बहन जी थी बैतूल से, हम नर्मदापुरम से हैं, तो ये बिल्कुल हमारे पास से ही है। बहुत अच्छी कक्षा रही। और आदरणीय चौहान जी ने जो आज जानकारी दी है वो तो बहुत ही अद्वितीय जानकारी है, और हमारे लिए, प्रकृति के लिए और सब किसानों के लिए वो बहुत उपयोगी है। और जिस तरह से उन्होंने आदरणीय तुलाराम जी के, आदरणीय राकेश जी के और अन्य भाइयों ने जो प्रश्न किए उनके जवाब दिए, वो भी बहुत प्रत्येक किसान को उन्होंने संतुष्ट किया है। हम उनको बहुत बहुत आभार मानते हैं कि वो इतना अमूल्य समय हमारे ग्रुप को दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। और नर्मदापुरम आ रहे हैं और पतंजलि से भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए पुनः एक मिनी जो योगाहार सम्मेलन है ऐसा होने जा रहा है। तो इस
मिनी योगाहार को हम पुनः जो है अपने क्षेत्र के और किसानों के साथ भी इसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। उस दिन जो भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनसे चर्चा करके कि आप लोग भी उसमें आए, समझें, तो निश्चित रूप से ये संदेश और भी दूर तक जाएगा। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि हम लोग जो लैब खोल रहे हैं, चला रहे हैं, वो तो निश्चित ही रूप से आएंगे, पर अपने साथ एक एक साथी को और ले आएं। भले ही थोड़ा सा समय लगेगा, पर आएंगे तो इसका प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छा होगा। जी ओम। जी बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार है। जी ओम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी उपस्थित भाई बहनों का। आज की युवा कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल 5:30 बजे साथियों के साथ मिलते हैं। सबको प्रणाम। ओम। रामकृष्ण रघुवंशी। कल हम लोगों का प्रवास रहेगा इंदौर का। सब लोग जो है सुबह 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। कल इंदौर में एक प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण में हमने जो अपने सांप सीढ़ी जो है उसका हम प्रदर्शन करेंगे। इंदौर में लगभग 100 लोग विभिन्न जिलों से आ रहे हैं और वे सब जो है वहां पर हमें भी उन्होंने 15 मिनट का समय दिया है। तो उस 15 मिनट में निश्चित रूप से हम अपनी सांप सीढ़ी और जो आज हमने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है इसके संबंध में भी हम इंदौर में इसको बताएंगे। जी ओ। और सांप सीढ़ी और प्रकृति के रंग वाली पुस्तक भी आप साथ में ले लेना। ये भी जो है भेंट करेंगे वहां पे। और रामकृष्ण रघुवंशी जी तैयार हैं। जी गुरुदेव, कल हम लोग वहाँ इंदौर जा रहे हैं और सभी लोगों से मिलेंगे और इसके बाद अगर डॉक्टर चौहान यहाँ पे आएंगे तो हम उन्हें अपनी एक नई साइट है इस पे आमंत्रित करना चाहेंगे। यहाँ जैव विविधताओं का भंडार है सतपुड़ा की गोद में। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को जब भी आपको समय मिले आप आके एक बार विजिट जरूर करिएगा। तो सबको आमंत्रित कर लीजिएगा ना, पूरी टीम को, पतंजलि टीम और डॉक्टर साहब को और सबको पूरी। जी जी, जैसे संपूर्ण टीम को आमंत्रण है सर। ठीक, सर धन्यवाद। सर जो जैविक कार्यशाला हो रही सर उसमें पहुंच रहे हैं आप लोग सर इंदौर में? हाँ जी। वो एजुकेशन कॉलेज में बाबूलाल जी की तरफ से। अब वो सारे डिटेल उनके पास ही। हाँ, उसी कार्यक्रम में आ रहा है सर। जी, मैं भी पहुंच रहा हूँ सर, राजस्थान से पहुंच रहा हूँ मैं, भगवान सिंह सिंगोरिया। जी। राजेश को साथ में ले लेना। जी, कहाँ से? रायसेन से हैं? हाँ, बरेली से। अच्छा जी। ठीक है। ओम। जी ओम। जी ओम।